बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। लोड शेडिंग, बिजली की पैदावार और तरसील, ये इशू आज भी जंगी रहे। पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से इस हुकूमत की बदअमालियों से हो रही है। कितने बड़े बुलंदबांग दावे किए थे कि हम जनाब 350 बनाएंगे वहां KPK में डैम और पूरे पाकिस्तान को सस्ती तरीन बिजली मुहैया करेंगे। काश ऐसा होता। एक डैम में इन्होंने बनाया और आज उल्टा पूरी कौम को दोबारा लोड शेडिंग में इन्होंने मुब्तला कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई संगीन जुर्म नहीं हो सकता। इमरान खान न्याजी उनके वज़रा ने कई बार कहा PML के जमाने में बिजली फालतू पैदा की गई। अगर बिजली फालतू थी तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? तरसील करने की भी जो सलाहियत है, जब हमने हुकूमत संभाली तो वो सिर्फ 20,000 मेगावाट थी। पिछले हफ्ते हमने 24,500 मेगावाट कई दिन कामयाबी के साथ इस सिस्टम के अंदर से तरसील की, जिसकी वजह से चंद रोज पहले गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो खत्म कर दी गई। ये लगा के क्या गए मुल्क में? इंपोर्टेड फ्यूल। आपका मुल्क जो है उसमें थर का कोयला मौजूद, बिजली मौजूद है, हवा मौजूद है, सूरज मौजूद है, लेकिन हमें मिला इंपोर्टेड RLNG के प्लांट्स। हमें मिला उस इंपोर्टेड RLNG के प्लांट्स को चलाने के लिए टेक और पे के ऊपर टर्मिनल लगाना, उनको $2.5 लाख दिन का, एक दिन का यौमिया अदा करना, वो भी टेक और पे, यानी लो या ना लो किराया जरूर अदा करना। तो ये कौन सी हिकमत अमली थी? किस साइंसदान ने आपको ये मशवरा दिया था? तो ये सारी एक कहानी है जो बुनी गई है लोगों को गुमराह करने के लिए। एक बार फिर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान भाई साहब, साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सदर भी हैं। बिजली के कारखाने लगे थे या LNG का इशू था, शाहिद खाकान बाजी साहब उस इशू का हिस्सा थे। ये बताइएगा भाई साहब, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का आप एक एग्रीमेंट करके चले गए, अब आज वो कहा कि 1300 अरब रुपए 2023 तक हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ेंगे और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 2028 में 5,000 अरब 6,000 अरब। इसका मतलब पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू जो है, जो हमारा टोटल बजट है, वो तो कैपेसिटी पेमेंट्स में चला जाएगा। तो कसूरवार कौन? मैं कसूरवार हूँ जी, बिल्कुल कसूरवार। नहीं, सीरियस सवाल। मैं सीरियस हूँ, मैं कसूरवार हूँ। कैसे? मेरी हुकूमत थी तो आपने क्यों किया? फिर सवाल पूछे ना, सवाल क्या है? सवाल ये है कि कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आपने कैपेसिटी पेमेंट, जब आप बिजली लगाएंगे कैपेसिटी पेमेंट होती है। ठीक है, अगर कोई कैपेसिटी पेमेंट के बगैर बिजली लगा सकता है, बिजली दिखा दे। आज मुल्क के अंदर 40% बिजली ज्यादा बन रही है 2015 की निस्बत। तो 40% बात सुन लेना। जरूरत नहीं थी तो बंद क्यों रही? जरूरत नहीं है, बिजली जरूरत पाकिस्तान को नहीं है। आप देखें, आज हमाद साहब ने कहा कि 16,000 मेगावाट चाहिए हमें, 24,000 मेगावाट है हमारे पास। माजरत से कहूंगा, वजीर को अपने महकमे का पता होना चाहिए। अगर इस वजीर को महकमे का पता नहीं है, ये टेलीवाइज्ड ब्रीफिंग रखे, मैं इनको ब्रीफिंग दूंगा कौमी असेंबली के अंदर। ये आ जाए, मैं इनको पढ़ा देता हूँ कि बिजली है क्या और बोले बिजली होती क्या है। यानी आप मुनाजरे का दावत दे रहे हैं? मुनाजरे का नहीं कह रहा हूं, मैं इनको पढ़ाने की दावत दे रहा हूँ, तालीम बालगा की दावत दे रहा हूँ। कैसे पढ़ाएंगे आप? मुझे ज़बानी याद है, सारे पाकिस्तान की बिजली याद है। तो आप उनके पास चले जाए, दफ्तर चले जाए, मैं उनसे कहीं आए, मैं टेलीविजन कैमरे लगाए ताकि ये भाम खत्म हो जाए। ठीक हो, ये जो सवाल उन्हें करना हो वो मुझसे वहां पे कर लें। ये इतनी गैर माकूल बातें ये हजरात करते हैं। पहले एक वजीर था, 3 साल उसकी 2 रिटें थी, बिजली बहुत लगी, बिजली महंगी लगी। ठीक हो, ये आए, अब पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। नहीं, लोड शेडिंग तो इसलिए हो रही है ना सर कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स ही नहीं है। माजरत से जी, आपने 24,700 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक हो, 2020 में आप 24 जून को 24 जून को ठीक ठीक। ये बातें वो आदमी करे जो इस महकमे का वजीर ना हो। ये कैपेसिटी तो ज़ाहिर है इस गवर्नमेंट ने बढ़ाई ना सर। आप तो 20,000 मेगावाट पे छोड़ के चले गए थे। इन्होंने 1 मेगावाट नहीं बढ़ाया, माजरत के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में कोई इजाफा नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमारे जमाने में भी 24,000 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पाकिस्तान की, बल्कि इस एशिया के इस इलाके की पहली हाई वोल्टेज DC लाइन हमने लगाई। जो हाई वोल्टेज DC लाइन जो 1100 मेगावाट आज कैरी कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस आप लगाते रहते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक हो, जैसे तो आपका ख्याल ये कि गवर्नमेंट को या पता नहीं है या फिर गलत बयानी कर रहे हैं? इन वजीरों को नहीं पता, इनको नहीं पता जी। आप यहां से उठे, यहां से 6 किलोमीटर के फासले पर नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है, वहां चले जाए, वहां आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी उनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं कर रही या वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही? ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सही बात बताती है भाई, वहां चले जाए, सब नजर आता है।
वहां पे रियल टाइम बेसिस पे तो डेटा नहीं है, लेकिन वो फेड इन डेटा है। वो आपको 4-6 घंटे पुरानी पिक्चर दे देता है कि पाकिस्तान में कितनी बिजली जनरेट हो रही है और वो कैसे कहां अच्छा, पर वैसे पहुंचे। एक कंफ्यूजन ये भी है कि 16,000 मेगावाट पाकिस्तान को चाहिए और सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 24,000 मेगावाट पाकिस्तान को चाहिए होते हैं। उन 2 माह के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा बिजली पैदा कर दी और उसकी वजह से अब उसकी कैपेसिटी पेमेंट इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान उसको बेयर नहीं कर तो पा 2 माह पाकिस्तान बंद कर दिया जाए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 2 माह सिर्फ 24,000, तो 2 माह पाकिस्तान बंद कर दें। तो आपने उस 2 माह को कवर करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाई। देखिए बिजली के कोई मामलात होते हैं, इसका एक पैरामीटर्स होते हैं। हमारी कंजम्पशन आज भी इंडिया से 30% कम है फी कैपिटा। आपको और बिजली लगानी चाहिए। आज आपने अगर बिजली का आपको बहुत ज्यादा खदशा हो गया ना, हमने जो बिजली लगाई है उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया है। ये बात आपको नहीं बताएंगे। आज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में 2013 की निस्बत कम है। लेकिन इंडस्ट्रियल जो इस्तेमाल है वो 30% है सर, 70% तो हाउस होल्ड्स हैं, घरों के अंदर लगी हुई है बिजली। सर जो भी हैं बिजली बनाने की कीमत कम हो गई है। और ये आपका कमाल है। नहीं, ये इसी हुकूमत ने किया है। जो अच्छी बातें उनकी है, जो बुरी बातें हमारी। मैं तो बिजली का सारी जिम्मेदारी कबूल लेकिन सर वो करने ये को कहते हैं ना, तैयार आप हाथ बांध गए हैं पाकिस्तान के एक तवील अरसे तक। अब अगर बिजली ले पाकिस्तान या बिजली ना ले पाकिस्तान या बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर सके ना कर सके, हमने कैपेसिटी पेमेंट्स में मेरे पैसे भाई, देने हैं, तो आप इतने ले- अरब रुपए आप कहां से ले आएंगे? या ना ले, बिजली की एक कीमत होती है जिसमें ये सब चीजें शामिल होती हैं। बिजली मुफ्त नहीं लगती, ये बात है। वैसे देखिए ना, इंपोर्टेड मटेरियल के साथ जब बिजली बनेगी तो जाहिर है वो महंगी होगी। आप किससे बनाएंगे? फर्नेस ऑयल है, आप गैस किससे- है, किससे बनाएंगे? उसके बाद कोल। जो आप देखे साहिवाल का जो प्रोजेक्ट है सर, वहां पे तो आपको रेलवे लाइन ही नहीं वहां पे पहुंचती, और इतनी दूर से जब आप मेरे वहां से भाई, कोल लेके साहिवाल आते का हैं प्लांट आज 3 साल से फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। तो महंगी बिजली पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है ना। महंगी, यही तो बात है यार। आप वहां चले, पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली साहिवाल का प्लांट प्रोड्यूस करता है। फिर आवाम को क्यों महंगी मिल रही थी? अवाम की हुकूमत की नाअहली है। तो देखें नाअहली इसलिए है, बिजली डॉलर्स में बनती है। आपने जब डॉलर को 35% डिवैल्यू कर दिया, जिससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा, बिजली 35% महंगी हो गई। फिर आप जब चोरी पे कंट्रोल ना कर सके, वो महंगा हो गया। जब आप कंपनियां ना चला सके, उनके लॉसेज बढ़ गई, वो महंगी हो गई। आपने तो फिर आपने एफिशिएंट एनर्जी मिक्स आप नहीं कर सके। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले जून में जो एलएनजी के ठेके थे आपके पास, अगर आप वो करते, आपको 3 साल में $8 अरब का फायदा होता। आप वो भी आपने छोड़ दिया। अब आप वही एलएनजी के शिप जो आप $4 MMBTU ले रहे थे, जो पाकिस्तान अपनी गैस $6 की लेता है, आप आज उसके $9 अदा कर रहे हैं। ठीक है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी बिजली सस्ती करने की। ये कंप्लीट झूठ है कि मुल्क में बिजली ज्यादा लग गई है, बड़ी महंगी हो गई है, वो ट्रांसमिट नहीं हो रही। ये झूठ है, मुकम्मल तौर पे झूठ है। हकीकत यहां से 6 किलोमीटर के फासले पर नेशनल पावर एक सच तो है कि गवर्नमेंट जो है वो महंगी बिजली प्रोवाइड कर रही है आवाम को महंगी मिल रही है। जी महंगी नहीं मिल रही, इससे सस्ती बिजली नहीं है। नहीं, इंडिया के अंदर सस्ती है। जी इंडिया के अंदर सस्ती नहीं है। आप बांग्लादेश के अंदर सस्ती है। मेरी बात सुन लेना। आपने जो एलएनजी के प्लांट लगाए हैं, जो कोल के प्लांट लगाए हैं, और जो एलएनजी पे आपने कन्वर्ट किए हैं प्लांट्स, वो सस्ती तरीन बिजली दे रहे हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए कि मेरी बात सुन ले। मसला आपको कहां पे आता है? मसला आता है जब आप हाइडल पे इन्वेस्ट करते हैं, सोलर में इन्वेस्ट करते हैं। आप जब सोलर सस्ती है, हाइडल सस्ती है। मैं माजरत से मैं फिर कहूंगा ना, नहीं सर, कभी सोलर महंगा था। फिर भाई आप 2017 लगाए ना, में सस्ता उस हो वक्त गया। जो लगा है वो महंगा बनेगा। और फिर आपने न्यूक्लियर में इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान ने बहुत हैवीली न्यूक्लियर में इन्वेस्ट किया। कराची के अंदर, कराची के अंदर भी, चश्मा के अंदर भी, मुजफ्फरगढ़ में भी प्लांट्स लगने हैं। इन सब पे इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर आपने दासू में इन्वेस्ट किया है। ये महंगे प्लांट्स हैं, लेकिन ये मुल्क की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये फरमाइए कि सोल्यूशन क्या है फिर, क्योंकि आपकी तरफ से इल्जाम आ जाता है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से इल्जाम आ जाता है, इल्जामात के अंदर आवाम कंफ्यूज होते चले जाते हैं। तो ये बिजली के इशू में कम से कम आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई लायमल बना के लोगों को तो बताएं। कोई इल्जाम नहीं है। कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बुला लें, मुझे बुला लें, मैं उनको पूरी ब्रीफिंग दे दूंगा कि बिजली का हल क्या है। आपके पास हल है? हल है, और सस्ती बिजली प्रोवाइड करने का। जी सस्ती बिजली और डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, लाइन से- सस्ती मुफ्त नहीं होगी।
बिजली की कीमत होती ठीक है। हो। आपने बिजली के निजाम में एफिशिएंसी क्रिएट करनी है, उस पर फैसला करें। स्टैंडिंग कमेटी का अगर इजलास हो तो आप जाके ब्रीफ स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में वजीर साहब तशरीफ ले आए और ये कहें कि जी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। ये तो कंडीशन बड़ी गलत अच्छा है। चले, स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में तशरीफ लाएंगे या नहीं लाएंगे? हाँ, वो तशरीफ लेके वो ले आए, आए, मुझे आपको brief करना है। भी दावत दे दे, मैं उनको ब्रीफिंग दे दूंगा कि मुल्क की बिजली कैसे चलनी है। अच्छा ये फरमाइए, मियां शहबाज शरीफ साहब को वाकई हरास किया सर FIA ने? देखिए, ये शहबाज साहब ने कोर्ट में जज को बोला है कि मैं वहां गया हूं। सबसे पहली बात यह हैरेसमेंट ये होती है कि आप पे एक मामले में नैब का ट्रायल हो रहा है, कोर्ट में आप पेश हो रहे हैं, ठीक हो गया। आप पे मुकदमा बना है, मुकदमा चल रहा है, मन वही चीजें लिखकर FIA आपको तलब कर लेता है कि जनाब अब आप यहां ये गवर्नमेंट का इदारा, उसका काम है सर नहीं तलब करना, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, करना। काम आपको नहीं है। कितनी बार बुलाया कि आप गए? आपको तो किसी ने हरास नहीं किया। माजरत से एक चीज होगी, डबल जेपर्डी। आपके खिलाफ एक केस चल रहा है, उसको एक और महकमा नहीं बुला सकता, ये नेवर एंडिंग नहीं होते। नए एविडेंस है ना, जब नए एविडेंस है तो उस कोर्ट में पेश करें या उस केस को खत्म कर दें, यहां से दी। वैसे आपको किसी ने हरास किया आज तक? जी, आपको किसी ने हरास किया? नैब ने किया? हैरेसमेंट को छोड़े, हैरेसमेंट यही होती है कि केस चल रहा है फिर आपको बुला रहे नहीं, वो सवाल वहां पर जब सवाल, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आप ये कहें कि हरासमेंट है, मैं यही कह रहा हूं, हैरेसमेंट होती है जब एक हुकूमत ये तहैया कर ले कि हमने लोगों की बेइज्जती करनी है। इस हुकूमत ने तहैया किया हुआ है, ये ऐसे अफसरान लगाते हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश ये है कि इन अफसरान से भी गुजारिश है, DG FIA से है, आपने तफ्तीश करनी है, कैमरे लगाकर करें। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा किसी को हक नहीं है कि बदतमीजी करे। सर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उसको आप टेलीविजन पे ले आए सर, ऑन एयर कर दें उसको, पूरी कौम देखे। और चीफ जस्टिस से अपील की उन्होंने, आप भी ये चाहते हैं? माजरत से कहूंगा, हुकूमत जो होती है वो मशवरे नहीं देती टीवी पर, हुकूमत काम करती है। हुकूमत कर अगर तो आपको कोई एतराज वो नहीं? हुकूमत के वजीर है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, कोर्ट में कैमरे लगाएं, तफ्तीश में कैमरे लगाएं, देखें ना सवाल क्या करते हैं। ठीक हो, लिहाजा आप एग्री करते हैं इस चीज से? मैं एग्री नहीं करता, मेरी डिमांड है पिछले 3 साल से। और मियां शहबाज शरीफ साहब कोर्ट के अंदर कैमरे लगाएं, तफ्तीश के अंदर कैमरे लगाएं, अवाम को दिखाएं। यानी लाइव चलना चाहिए? लाइव चला दें। ठीक। और ये जिस तरह अमेरिका के अंदर होता है, यूरोप के अंदर होता है, कैमरे इन्वेस्टिगेशन होती है, आप उसको सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और मैं गुजारिश ये करूंगा कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट्स उनको भी पढ़ लें, जो अभी 3 जजमेंट पिछले हफ्ते आई हैं। ठीक हो गया, उससे आपको तो जमानत की सर। मैं माजरत से कहता हूं, देखिए मैं केस तो चल रहे हैं, मैं माजरत से कहूंगा जरा जजमेंट्स पढ़ लें सर। जजमेंट्स जो है ना, आप केस चलाएं, बड़ी खुशी से चलाएं, लेकिन जजमेंट्स भी पढ़ लें। ठीक हो गया। अब भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कश्मीर वॉर की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तीनों पार्टीज मुंह से मजाइल दाग रही हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। पांव आप पकड़ सकते हो, जियाले ने तो सर खो चुके हैं, जेल भुगते हैं, कोड़े खाए हैं, हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे। एक वोट चोर जो यहाँ नजर लगाकर बैठा हुआ है, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि कश्मीर की हर चप्पे चप्पे से तुम्हारे आने से पहले ही आवाज आ रही है, मुक गया तेरा शोर न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। इमरान खान सुन लो, 3 साल लगा के तुमने सिलेक्टर्स को साथ मिला के नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो धांधली का चोर है, लूट के ले गए। ये बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, वो बयानिया मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। इमरान खान से पूछना कश्मीरियों कि तुमने इन 3 सालों में पाकिस्तान की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया है, तो क्या कश्मीर में तरक्की हुई? क्या तुम उसको भी रिवर्स गियर लगाने आ रहे हो? PTI वो वाहिद जमात है जो तकरीबन कश्मीर में हर नशिस्त के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकी है। इसके अलावा कोई और सियासी जमात वहाँ पर तमाम नशिस्तों पे उम्मीदवार ही खड़े जो है वो नहीं कर सकी। बिलावल भुट्टो इसीलिए वहाँ पे मैदान छोड़ के भाग गए कि उनको पता चला कि वहाँ पर उनके उम्मीदवार ही नहीं है। टोटल 8 हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस वक्त कश्मीर में। मरियम बीबी वहाँ पर जो कैंपेन कर रही हैं, उनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है,
उनको कश्मीर की तारीख का इल्म नहीं है। और बड़ी जल्दी आप भी देखेंगे कि मरियम नवाज भी इलेक्शन कैंपेन से राह फरार इख्तियार करेंगी। धरना देने की मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है और वो तो 14 अगस्त को भी यहाँ धरना आजादी के दिन देना चाहते थे। अब सुना कि वो कराची जा रहे हैं। आजाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है और 25 तारीख को इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और अभी ये आज़ाद कश्मीर के लिए निकल रहे हैं, वहां पे ये भी कैंपेन में हिस्सा लेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। जो साहब आपकी तरफ आऊंगा सर, इस तरह ये फरमाइएगा कि ये जो एक ख्याल किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि बिलावल साहब भाग गए कैंपेन छोड़ के क्योंकि आपके पास तो सिर्फ उम्मीदवार ही 8 थे और आपने इलेक्शन, आपको पता चल गया कि आप विन नहीं कर सकेंगे, तो वो अमेरिका चले गए बिलावल साहब। इससे पहले तो एक समझना पड़ेगा कि ये इलेक्शन एक गैर मामूली इलेक्शन है। उसकी वजह ये है कि जब ये पहली बार हुआ है कि कश्मीर, जिसको पाकिस्तान की शहरग कहा जाता है, वो शहरग कट गई है, आधी शहरग काट दी गई है, अनेक्स कर लिया है इंडिया ने। और इन दोनों पार्टियों का जो मौकफ था मोदी के बारे में, वो हम बार बार इनको कहते थे कि बिल्कुल इंडिया से मुज़ाकरात होने चाहिए, पीस प्रोसेस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट मोदी एक मुख्तलिफ आदमी है। पहले एक पार्टी ने गलती की, फिर दूसरी पार्टी उसके जीतने की दुआएं मांगती रही कि वो जीतेगा तो हम मसला कश्मीर हल कर लेंगे। वो हल मोदी हल करेगा, फिर वो उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। तो इसलिए आपको इस पस मंजर को ज़हन में रखकर कश्मीर के इलेक्शन को देखना चाहिए कि कश्मीर का इलेक्शन एक गैर, नहीं सर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शन से पहले बिलावल साहब का चले जाना एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है सवालिया निशान है। गवर्नमेंट इसको अपने लिए अवार्ड समझ रही है, खुशी समझ रही है। अच्छा, मैं उधर आ रहा हूँ। गवर्नमेंट की खुशी है या गवर्नमेंट के घर में सफे मातम बिछा हुआ है? इमरान खान से लेकर छोटे से छोटे मतवली तक भी हर कोई जो है वो चीखे मार रहा है और इनकी चीखों की समझ नहीं आ रही कि क्यों चीखे मारे। वो तो रूटीन का विजिट है। उन्होंने तो आज जो है वो मीडिया से भी, सवाल ये है कि कश्मीर का इलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे पहले बिलावल साहब ने लीड किया था कैंपेन को और उन्होंने जलसे शुरू किए थे, लेकिन इलेक्शन से पहले उनका अमेरिका चले जाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर कोई ऐसी मसरूफियात है जो कश्मीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गुजारिश करने में चाहूँ कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले टिकट्स अनाउंस किए और सारी सीटों पे किए। फिर उसके बाद सबसे पहले कैंपेन शुरू की। बिलावल साहब ने तकरीबन जो तीनों डिवीजन है उनका विजिट मुकम्मल कर लिया है। जो पहला राउंड है, फर्स्ट राउंड, फिर फर्स्ट राउंड किया, फिर सेकंड राउंड किया, थर्ड राउंड वो आकर वापस कर रहे हैं। उनकी अदम मौजूदगी में यूसुफ रजा गिलानी साहब, कमर जमान कायरा, राजा परवेज, शफा आसवा बीबी भी कुछ हल्कों में जा रही। तो हमारी कैंपेन जो है वो अपने फुल थ्रॉटल पे मौजूद है। डेली जलसे हो रहे हैं, डेली इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन उनकी तकलीफ ये है हुकूमत की कि ये गए क्यों है अमेरिका। अब इनकी हिकमत अमली देख लें, जरा खारजा पॉलिसी देख लें। पहले ये ट्रंप के आगे पीछे भंगड़े डालते फिरते थे, आज ये रूठ कर बैठते हैं। दोनों बातें गलत। ना इनको उस वक्त कुछ समझ आई। ठीक हो गया, इसका मतलब बिलावल साहब आएंगे, वो भागे नहीं है और आके इस कैंपेन को दोबारा लीड करेंगे। मियां साहब ये एक आज बयान दिया है मरियम साहिबा ने और अच्छा बयान दिया। ज़रा अपने इदारों के बारे में अच्छी बात करनी चाहिए। उन्होंने फ़ौज की हमायत की, फौजी जवानों के बारे में उन्होंने अच्छे ख्यालात का इजहार किया वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लिंक कर रही है बिलावल साहब के उस बयान से कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाँव पड़ने के लिए भी तैयार हैं। वो समझते हैं कि आप पाँव पड़ गए। नहीं, मैं पहले तो अर्ज़ कर दूँ, एक अपनी आपने क्लिप सुनवाया फवाद चौधरी साहब का, उन्होंने कहा कि इनके पास पूरे कैंडिडेट नहीं है, उम्मीदवार नहीं है और आप जीतेंगे समझते नहीं है। और मरियम साहब बाकी उनको पता ही नहीं मसला कश्मीर क्या है। बात यह है कि इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ढठाई से बोलते हैं कि शर्म ही नहीं आती। भाई पीटीआई के पास पूरे उम्मीदवार नहीं है, ये एक हकीकत है। मुस्लिम लीग ने तमाम सीटों पे ना सिर्फ कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, बल्कि हर सीट पे 3-3, 4-4 उम्मीदवारों की दरखास्तें थी हमारे पास। अब आ जाएं दूसरी बात, एक जो आप फरमा रहे हैं, देखें अदारों के खिलाफ हम कभी भी नहीं थे, ना आज हैं, मगर अदारों में बैठे लोगों से अगर कोई गलती होती है, अगर मावराए आइन कोई कदम उठाता है, मैं हूँ आप हों, उस पर हम तनकीद करते हैं
और हमें करनी चाहिए, और इस्लाह के लिए ऐसा तो करते हैं। नहीं साहब कि आप समझ हैं कि लाहौर का एक कल्चर मुख्तलिफ है, वहाँ पे आप एक मुख्तलिफ बयानियाँ आप पेश करते हैं आवाम के सामने, और कश्मीर के अंदर क्योंकि एक जंग चल रही है इतने अरसे से, वहाँ पे फौज का अपना एक इम्पैक्ट है, लोग पाक फौज से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कश्मीर के अंदर, तो आपने वहाँ पे एक नया व्यू ले लिया डिफरेंट। नहीं, जहाँ तक अदारों के हवाले से और ख़ास तौर पर एक दफाई इदारे के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, हकीकत ये है कि जान नछावर करने वाले पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जो करते हैं, कुर्बानियाँ देते आए रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम समेत हम सब उनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। आज जिस पैराई में बात हुई है ना, बात असल में ये हुई है कि पिछले कई दिनों से मैं भी वहीं हूँ, आज फिर मैं वहीं जा रहा हूँ, तो जो पाक फौज के नौजवान हमें मिलते हैं, जवान मिलते हैं, तो उनके चेहरों पे जो हमें देख के मुस्कुराहट आती है, उम्मीद की एक उनके अंदर एक किरण आती है, वो वजह ये है कि वो आज एक सरहद पर आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं, और उनको अपने चूल्हे की भी फिक्र है कि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी होगी या नहीं। इस गवर्नमेंट ने जो उनकी तबाही कर दी है, यकीनन वो एक सेकंड इसी माशरा से हैं। आप अगर महंगाई से मुतासर हुए हैं, मैं हुआ हूं, तो यकीनन वो भी हुए हैं, इसलिए वो समझते हैं कि ये लोग आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकेगी, पाकिस्तान की महंगाई जो बढ़ती जा रही है, जो बेलगाम है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। कश्मीर में आने से तो महंगाई पे खास फर्क नहीं पड़ेगा मियां साहब। नहीं। अब मैंने एक ब्रेक लेनी है कि सवाल आपके पास एक छोड़ के जा रहा हूं, और बड़ा सिंपल सवाल है कि आपकी लड़ाई पीटीआई के साथ है कश्मीर में, या आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, क्योंकि ये फैसला करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी बातें करते रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी करते रहते हैं, तो बेसिकली आप इलेक्शन लड़ किसके खिलाफ रहे हैं। ब्रेक के दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां साहब, ये आपका हरीफ कौन है जी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, या आप अपने खिलाफ ही, सबके खिलाफ ही लड़ रहे हैं? मेरा ख्याल चौधरी साहब, मेरी बात से आपको समझ आ जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में आज तक जितने इंतखाबात हुए हैं, एक जारी नताइज होते हैं और एक नताइज से तारीख की जा रही होती है। पाकिस्तान की जो तारीख लिखी जा रही होती है वो है वोट की इज्जत। अगर वोट की इज्जत, वोट का मकाम आप नहीं देंगे, तो फिर आज आप 50 साल बाद वहां जाकर नारा नहीं लगाया वोट को इज्जत हो। अच्छा सब मैं रोज लगा रहे हैं, मैं क्या कौम लगा रही है सारी, कश्मीरी लगा रहे हैं सारे, ठीक है। उसकी 2 वजूहत आपका ख्याल ये है कि वहां पे भी वोट चोरी हो सकता है आपका? देखिए, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि आज 50 साल बाद भी हम जुल्फकार अली भुट्टो और शेख मुजीब को डिस्कस करते हैं। वजह क्या है कि तारीख को हम जब देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। क्या इस आज के बाद आप आने वाले दिनों में नवाज शरीफ को डिस्कस किया करेंगे कि जनाब धांधली के चांसेस हैं वहां पे? धांधली के चांसेस ही नहीं, बल्कि मुझे तो क्या आज अगर ऐसा होगा जो कि 2018 के जनरल इंतखाबात से सिलसिला शुरू हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और कश्मीर में जो करने जा रहे हैं, हमारी लड़ाई है उस धांधली से, हमारी लड़ाई है उस सोच से, उस अप्रोच से हम इलेक्शन लड़े उनके खिलाफ जो पाकिस्तानी कौम के या कश्मीरी कौम के वोट को इज्जत देने की बजाय उसका वोट चुराते हैं और अपनी मनपसंद के। आपका ख्याल है चोरी हो सकती है? जो ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये धांधली के इम्कान है आजाद कश्मीर के इलेक्शन में? वापस आऊंगा, माफी चाहता हूं एक सेकंड के लिए। धांधली के इम्कानात क्या, वजीर दाखिला का भी आपने क्लिप सुनवाया और एक उनकी जो फोन कॉल वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जो किसी आज वैसे गंडापुर साहब ने 500 अरब रुपए का ऐलान भी किया है, उससे बिजली ठीक कर लेते भाई। अच्छा जैसे ये फरमाइएगा सर, ये चांसेस हैं धांधली के? आपको कोई खतरा नजर आ रहा है वहां पे? बिल्कुल चांसेस क्या, वो बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट कर दी है। प्री पोल रिगिंग पार्टियों को कुछ के कैंडिडेट्स लेकर गए हैं और फिर हर किस्म का लालच, हर किस्म का उनको दबाव, हर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पीटीआई जो है वो सिंगल हैंडेडली मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं जीत सकेगी। अगर 50% भी इलेक्शन फेयर हो गए, पीटीआई हार जाएगी वहाँ पे। और पीटीआई अगर हारती है तो अगली स्ट्रेटजी उनकी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि पीटीआई, वो चौधरी साहब तो फरमा रहे हैं ना, फवाद चौधरी के, इनके पास कैंडिडेट नहीं, इनके पास नहीं। कुछ सीटों पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी, कुछ पे आजाद को करेगी और कुछ पे पीटीआई को, और फिर आखिर में
देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ तो उनका इत्तेहाद हो सकता है कि अगर ये सीट्स निकल आई तो वो मिल के एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे। अब एक सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपको गवर्नमेंट बनानी पड़ी आजाद कश्मीर में, तो आप बना लेंगे, क्योंकि आप दोनों मिल के शायद गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाएं। ये भी कबल वक्त है, वहाँ पे एमसी भी है, वहाँ पे नून भी होगी, वहाँ पे आजाद भी जीतेंगे। तो ये अभी कबल, आपको याद है जीपी के अंदर इन्होंने 10 बंदे ताले के निशान पे दिखवा दिए। ये कैसे मुमकिन है कि सारे जो आजाद जीतने वाले हैं उनका निशान भी एक ही है? तो ये इस किस्म की चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, और अगर इस बार धांधली होती है कश्मीर के अंदर तो ये बहुत बड़ा जुल्म चौधरी साहब, मसला ये है कि वहां पे क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट यहाँ पे है ना सर, तो आजाद कश्मीर की एक हिस्ट्री है कि जो वफाक में जिसकी गवर्नमेंट होती है, आजाद कश्मीर के अंदर भी उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। और अगर आजाद उम्मीदवार जीते तो सबसे ज्यादा बेहतरीन जो उनको फेवरेबल कंडीशन दे सकते हैं वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट दे सकती है। तो आजाद उम्मीदवार तो उनके साथ मिल जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिले और गवर्नमेंट बनाए वहां पे। मेरा ख्याल है सब आजाद उम्मीदवार ज्यादा नहीं जीतेंगे, 2-3-4 से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे आजाद उम्मीदवार वहां पे जो सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि 4-5 पार्टियां जो है वो आमने सामने है। 4 पार्टियां तो बिल्कुल आमने सामने और चारों के कैंडिडेट्स मौजूद है। आपने बात की मियां साहब से पूछ रहे, देखिए हम एक दूसरे के खिलाफ वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। अभी नून लीग की वहाँ पे गवर्नमेंट थी, नून लीग के अभी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इलेक्शन है, वहाँ की जो डायनेमिक्स है, वहाँ की लोकल वहाँ पे आपको उसको सामने रखकर कैंपेन करनी पड़ेगी, और इसीलिए सामने रखकर कैंपेन हो रही किसी पे। और वैसे ये चांस है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाएं, वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट बना ले आजाद कश्मीर में, या आप ये समझते हैं कि नहीं, आप मोदी के यार के साथ आप नहीं चल सकते? सवाल ही कबल वक्त है, ये सवाल अभी तो इस पे कोई मान ही नहीं। देखिए, यहाँ पे पीटीआई के साथ मिलकर बनाएंगे वहां पे, नहीं कैसे, मतलब ये अभी कबल वक्त है ना, आप कैसे परसीव कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब का दावा है कि सिर्फ 8 उम्मीदवार हैं आपके, दावा तो और 8 उम्मीदवारों के साथ आप गवर्नमेंट कैसे बना सकते? फवाद चौधरी साहब के दावे तो फिर वो मुशर्रफ से शुरू करें तो पीपल्स पार्टी तक आए, तो फिर आप पीटीआई पे आ जाए। उनके दावे तो हर दौर में मुख्तलिफ रहे, उनके दावों की तो कोई हकीकत नहीं है, कोई संजीदा बंदे की बात हो सकती है। आप हर हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं आजाद कश्मीर के? जी बिल्कुल लड़ रहे, और आपके उम्मीदवार 45 हैं वहां पे? जी बिल्कुल है, और आपको जीतने के चांसेस भी हैं, नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि चूंकि नून लीग की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ सेंटिमेंट्स है, और पीटीआई का वहां पे वजूद नहीं है। पीटीआई तो इधर उधर से इकट्ठे किए, ये पीपल्स पार्टी से गया है बैरिस्टर सुल्तान, कोई उधर से पकड़ा है, कोई इधर से पकड़ा है, वो इकट्ठे करके बानमती रकमंदा वहां पे जोड़ के बैठे। अभी कुछ नून के मिनिस्टर सर इलेक्टेबल्स की वो कर रहे हैं ना सर, एक सियासत कर रहे हैं। इलेक्टेबल्स जो हैं वो आजाद कश्मीर के अंदर बड़े तगड़े हैं, वहां पे पार्टीज इतनी तगड़ी नहीं जैसे इलेक्टेबल्स तगड़े हैं, क्योंकि वहां के अंदर तो आजाद कश्मीर के अंदर तो बरादरी है, गुज्जर बरादरी है सर, वो कश्मीरी है, भट्ट है, ये सब बरादरी है वहां के अंदर। वहां पे लिहाजा वहां पे बरादरी के उम्मीदवारों को वोट मिलता है। बरादरी भी है तो पार्टी भी है, तो फिर वहां पे देखना पड़ेगा। सारी पार्टियों के पास सारी बरादरियों के लोग मौजूद है। अगर ये जाट है तो पीपल्स पार्टी के चौधरी मुजीब साहब, चौधरी यासीन साहब, चौधरी लतीफ अख्तर गुजर रहे हैं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या आप वहाँ पे कैंडिडेट की इस वक्त इंडिपेंडेंट पोजीशन क्या है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट हल्के क्या पोजीशन। बिल्कुल सही। मियां साहब को शामिल करें। मियां साहब ये फरमाइएगा, आपको अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी तो बना लेंगे? नहीं, मैं एक गुजारिश कर दूं कि ये तो कबल वक्त चीज़ें हैं, मगर एक जो आप बात करें बरादरियों के नाम पे या इलाकाई इलेक्टेबल लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ एक नज़रियाती लड़ाई शुरू है और वो बड़ी शिद्दत से है। वो शायद पाकिस्तानी लोगों की हिस्ट्री है सर। नहीं, मैं सर जो वफाक की गवर्नमेंट वही वहां पे गवर्नमेंट, मेरी यार सुन, इलेक्टेबल्स वहां तक आज जो वहां बात हो रही है ना, कभी जाके लोगों के नारे हर जलसे में जो हैं वो सुने, लोग कहते हैं कट मरेंगे कट मरेंगे। कभी कश्मीर को
हम शनाख्त ख़त्म नहीं होने देंगे, सूबा नहीं बनने देंगे। और पाकिस्तान की जो आज की मौजूदा हुकूमत है ये कोशिश कर रही है, बल्कि वहाँ एक हकीकत लोगों को अय्यां हो चुकी है। ये बातें गंडापुर ने या दूसरे लोगों ने वहाँ जाके की हैं कि हम कश्मीर को एक सूबे का जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को दे रहे हैं इस तरह एक शेप दे रहे हैं, वो इस चीज़ के खिलाफ हैं। लोग समझते हैं कि कश्मीर के कि हमारी शनाख्त ये ख़त्म करने आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग आपको ख्याल है कि नून लीग जो है वो पॉपुलर है और आज भी उनके चांसेस है जीतने के। मियां साहब आपका और शोएब साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मानसून की सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। हम एक इंतहाई दिलचस्प कौम है। बारिश ना हो तो हम खुश्क साली से मर जाते हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, डैम खुश्क हो जाते हैं और पीने का पानी तक गायब हो जाता है। लेकिन जब बारिशें शुरू होती हैं तो हम डूब कर मरने लगते हैं। हम भी क्या कौम है। आने वाले दिनों में बारिश की सूरत हाल क्या होगी और सैलाब कहां कहां आएंगे और प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे। मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डीजी हैं। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा कि बारिश की सूरत हाल होगी क्या आप? जी बारिश अब जिस तरह इस साल जो मानसून सिचुएशन है वो इसी तरह है कि खासकर ज़्यादातर तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पंजाब में, कश्मीर में और सिंध में इसमें हम नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं रेन में। और उसमें डेफिनेटली जो मानसून की बारिशें होती है उसमें ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा टोरेंशियल रेन कंपोनाई कर जाते हैं और उसमें खासकर जो विंड स्टॉर्म्स है या हेवी रेन्स है, हिल टोरेंट एरियाज़ है, इसमें मैक्सिमम हमारे पास पाकिस्तान में खासकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी के जो रिसोर्सेज है वो भी मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसा सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्स प्रोवाइड होता है पाकिस्तान में। और सिमिलरली इस साल हाई अलर्ट किस किस इलाके के लिए आपने जारी किया हुआ है? क्योंकि आज सिंध गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हमें बताया ही नहीं था महकमा मौसमियात ने कि बारिश आने वाली है और हम तैयारी कर लेते उसके लिए। नहीं, वो मौसमियात तो डेफिनेटली एक तो तकरीबन मिड जून में भी ये प्रिडिक्शन दी थी कि खासकर जो सिंध के इलाके हैं इसमें ज़्यादा बारिशें हो जाती है, लेकिन इसके अलावा जो 24 घंटे 36 घंटे इसमें भी आगे जो प्रिडिक्शंस है वो स्लाइटली डिले हो जाती है, लेकिन यह है कि फिर भी इसकी प्रिडिक्शन की गई है। और ख़ासकर जिस तरह पंजाब में तकरीबन 3-4 दिन पहले एक प्रेस रिलीज इशू किया हुआ था पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जिसमें पंजाब में भी, केपी और ख़ासकर सिंध में भी जो ज़्यादा तेज़ बारिश की एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड की गई थी। अच्छा, किस इलाके के लोगों को ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में कौन से इलाके हैं जिनके अंदर फ्लड आने का खतरा है या बारिश ज़्यादा आने का खतरा है या शहरों के अंदर प्रॉब्लम पैदा होने का खतरा है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है खासकर जो हिल टोरेंट एरियाज है जिसमें कश्मीर है, केपी के जो मलाकंड, हज़ारा, कोहिस्तान डिवीजन है और इस तरह चतराल है। सिमिलरली पंजाब में जो सियालकोट के जो नारवाल और सियालकोट के नाले हैं, इस तरह डीजी खान है और दूसरे सरगोदा के साथ जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं। सिमिलरली कीरतर रेंज जो सिंध के जो एरियाज है ये वो इलाके हैं जहाँ में फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। सिमिलरली जो अर्बन फ्लडिंग है उनकी भी चांसेस ज़्यादा है। जो बिग सिटीज़ है जिसमें कराची है, ख़ासकर लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट है, सिमिलरली केपी, पेशावर, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है खासकर जो अर्बन फ्लडिंग है उनकी पोजीशन बन सकती है। अच्छा, आम नॉर्मल रूटीन से ज्यादा बारिशें होंगी इस साल यहाँ पे इन शहरों में? जो हर साल बारिश होती है मानसून में, कितने % ज्यादा होगी यहाँ पे इन इलाकों में? जी इसमें जो खासकर जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि जो जून में मिड जून में हमने जो प्रिडिक्शन की थी उसमें यही एक्सपेक्टेशंस है कि खासकर जो पंजाब है जिसमें पंजाब में, सिंध में और डेफिनेटली कश्मीर में, इसमें नॉर्मल मामूल से ज़्यादा बारिश एक्सपेक्ट की जाती है। और ख़ासकर जो शहर मैंने बता दिए थे जो बिग सिटीज़ है इसमें अर्बन फ्लडिंग की पोजीशन भी बन सकती है। जी ठीक है। अच्छा, फ्लड का खतरा कहाँ कहाँ है? आखिरी सवाल आपसे रियाज साहब। अब फ्लड्स देखो 2 किस्म के बल्कि 3 किस्म के फ्लड्स होते हैं। एक तो अर्बन फ्लड्स है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया और डेफिनेटली इसकी चांसेस ज़्यादा है
जो बिग सिटीज़ मैंने बता दिया, लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरावाला, सियालकोट के जो इलाके हैं और ख़ासकर मुल्तान, ये वो इलाके। सिमिलरली हैदराबाद और कराची में भी अर्बन फ्लड्स की, रावलपिंडी में भी अर्बन फ्लड्स की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली रिवर फ्लड्स भी, चनाब की जो रिवर है इसमें पानी का लेवल बढ़ सकता है और आगे आने वाले दिनों में, या चूँकि मानसून की जो सीज़न है वो डेफिनेटली जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक चलता रहता है, इसमें डेफिनेटली रिवर फ्लड्स की भी, जैसे मैंने बता दिया कि जो चनाब रिवर है इसमें फ्लड्स आ सकते हैं और इनके जो एसोसिएटेड एरिया। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब 10 साल से सिविलाइजेशन चल रही है इंडिया के अंदर और यहाँ पे हर साल सैलाब आते हैं, हर साल मानसून आती है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर हम आज भी इसके लिए एक सिस्टम नहीं बना सके तो मेरा ख्याल है फिर ये बहुत से इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान उठेगा कि इदारे भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन हम वार्निंग क्रिएट नहीं कर पाते और अगर खुदा न खास्ता थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो जाए तो हम शहरों को साफ नहीं कर पाते, तो फिर इन इदारों की क्या ज़रूरत है। आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।